यूएस ने टिकटॉक बैन कर दिया। TikTok has stopped working in the United States. TikTok is now offline for all 170 million users. Ruling that we have so far, the US Supreme Court rules against TikTok's challenge to that. लेकिन 24 घंटों से भी पहले उसे दोबारा रीइंस्टेट करना पड़ा। ऐसी क्या वजह बनी कि ट्रंप को आते ही टिकटॉक का बैन खत्म करना पड़ा? And as of today, TikTok is back. क्यों ट्रंप आज टिकटॉक को सपोर्ट कर रहा है जबकि 2020 के अंदर वो खुद टिकटॉक के खिलाफ बिल लेकर आया था? आखिर ऐसी क्या वजह है कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के होते हुए टिकटॉक की ऑडियंस दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है? क्या टिकटॉक वाकई यूएसए के लिए थ्रेट है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि टिकटॉक दुनिया का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल प्लेटफॉर्म क्यों है और दुनिया के दूसरे मुल्क क्यों इसे बार बार बैन करते रहते हैं। 2014 के अंदर चाइनीज एलेक्स जोहू एक एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं जिसका नाम वो रखते हैं music.ly। ये एक फन एप्लीकेशन थी जो लिप सिंकिंग के साथ वर्क करती थी और इसके ऊपर लोग म्यूजिक वीडियोस बनाते थे सिर्फ लिप सिंकिंग के साथ। आप में से बहुत सारे लोग इसको पहले से जानते होंगे। एट द वेरी सेम टाइम चाइना में ही एक और राइजिंग टेक कंपनी ByteDance है, वो एक एप्लीकेशन को लॉन्च करती है जिसका नाम होता है डोइन। ये एप्लीकेशन एक साल से भी कम अरसे के अंदर 100 मिलियन यूजर्स गेन कर लेती है। ये बिल्कुल music.ly की तरह ही काम करती थी, लेकिन इसमें सिर्फ एक मेजर डिफरेंस जो था वो इसका AI बेस्ड कंटेंट ड्रिवन सिस्टम था। ये AI बेस्ड कंटेंट ड्रिवन सिस्टम क्या है, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। ByteDance को ये बात पता थी कि उसे ग्लोबल मार्केट में जाने के लिए अपने कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा और उसे जो सबसे पहले मेजर इशू फेस करना पड़ा वो नाम का था। डोइन एप्लीकेशन जो कि सिर्फ चाइना के अंदर ही इन्फ्लुएंस रखती थी, उसको वेस्टर्न मार्केट में लेकर जाना एक तो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स के सामने बहुत मुश्किल था, वहीं उसे अपनी डाटा प्राइवेसी और अपने नाम के टैग को भी चेंज करना था। सो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, ByteDance ने music.ly को $1 बिलियन के अंदर 2017 में एक्वायर कर लिया। music.ly क्योंकि ऑलरेडी वेस्टर्न मार्केट के अंदर अपना इन्फ्लुएंस और अपनी ऑडियंस बना चुका हुआ था, तो एक नए प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने की बजाय इस पुराने प्लेटफॉर्म को बाय करके इसी के साथ वर्क करना ByteDance ने बेहतर समझा। अभी तक ByteDance music.ly और डोइन को अलग अलग से ऑपरेट करवा रहा था। एक साल गुजरने के बाद इन 2018 ByteDance ने एक और गेम चेंजिंग मूव खेली और उसने डोइन और music.ly को एक दूसरे के साथ मर्ज कर दिया और चेंज करके इसका नाम टिकटॉक रख दिया। एट फर्स्ट music.ly के यूजर बहुत कंफ्यूज थे कि वो एक दिन उठते हैं और उनके मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशन है उसका नाम और उसका आइकन बिल्कुल चेंज हो चुका हुआ है। बट इवेंचुअली ऑडियंस को ये बात समझ में आई कि टिकटॉक इज मोर एडवांस, मोर स्मार्टर और पहले से कहीं ज्यादा इंगेजिंग है। नाउ टिकटॉक इज ऑफिशियली बॉर्न। बाय 2019 टिकटॉक के यूजर 500 मिलियन से भी ज्यादा क्रॉस कर गए और इवेंचुअली 2020 तक पहुंचते पहुंचते टिकटॉक के यूजर 1 बिलियन प्लस हो गए और टिकटॉक दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के अंदर डाउनलोडिंग फर्स्ट नंबर की एप्लीकेशन देखी जाने लगी। सो व्हाई डिड इट ग्रो सो फास्ट? सबसे पहली चीज जो टिकटॉक को सबसे अलग करती थी, यूनिक करती थी, वो इसका फॉर यू पेज था, जिसे FYP या फॉर यू पेज भी कहा जाता है। ये बेसिकली टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंटेंट ड्रिवन सिस्टम था जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। व्हाट इज दिस? अनलाइक इंस्टाग्राम और फेसबुक, टिकटॉक यूजर्स को सिर्फ वही कंटेंट नहीं दिखाता था जिसको उसकी ऑडियंस फॉलो करती थी या लाइक करती थी, बल्कि टिकटॉक एल्गोरिदम अपनी ऑडियंस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करता और उनकी लाइकनेस को समझता और उसके अकॉर्डिंगली उन्हें कंटेंट शो करवाना शुरू करता। लेट्स सपोज अगर आप टिकटॉक का एक अकाउंट बनाते हैं और अगर आपने किसी को भी फॉलो नहीं किया और आप कंटेंट को देखना शुरू करते हैं, टिकटॉक का एल्गोरिदम आपके बिहेवियर को, आपकी लाइकनेस को अंडरस्टैंड करेगा और उस तरह का कंटेंट आपको शो करवाना शुरू करेगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम इस तरह से वर्क नहीं कर रहे थे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उसके ऊपर जो ऑडियंस थी वो अपने फ्रेंड्स को बनाती, वो अपने पेजेस को लाइक करती, अकाउंट्स को फॉलो करती, ग्रुप्स को फॉलो करती। जिस पेज, ग्रुप, फ्रेंड को उन्होंने फॉलो किया होता, उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उन्हें सिर्फ वही कंटेंट दिखाई देता। लेकिन टिकटॉक वाज टोटली डिफरेंट।
यहाँ पे ऑडियंस को भी फायदा था और क्रिएटर्स को भी बहुत फायदा था। ऑडियंस के लिए सबसे अच्छी चीज ये थी कि उन्हें AI बेस्ड सिस्टम के थ्रू कंटेंट दिखाया जाता था कि वो जिसको फॉलो कर रहे हैं जरूरी नहीं कि उन्हें सिर्फ उसी का कंटेंट शो, बल्कि वो जिस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं उन्हें रिकमेंड किया जाता और उस रिकमेंडेशन की बेस के ऊपर आगे मल्टीपल टाइप ऑफ कंटेंट सजेस्ट किया जाता। उसमें से जिस तरह का कंटेंट एक यूजर देखना पसंद करता उस तरह का कंटेंट उसे बार बार दिखाया जाता। एंड इवेंचुअली ऑफ कोर्स इस एल्गोरिथम के स्टाइल को बाद में दूसरे प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब, लाइक इंस्टाग्राम रील्स, इन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। इसमें क्रिएटर को सबसे बड़ा फायदा ये था कि क्रिएटर का अगर कोई भी फॉलोअर नहीं है तब भी उसकी रील्स और उसकी वीडियोस जो है वो वायरल चली जाती थी। दूसरी बड़ी रीजन टिकटॉक के यूजर्स के इंक्रीज होने की वो टिकटॉक के बिल्ट इन फीचर्स और उसके टूल्स थे। उस टाइम तक कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं था कि जो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्ट इन वीडियो की एडिटिंग के टूल्स दे रहा हो। टिकटॉक ने म्यूजिक, साउंड इंटीग्रेशन और वीडियो एडिटिंग के टूल अपने प्लेटफॉर्म्स के अंदर ही इंटीग्रेट कर दिए, जिससे क्रिएटर्स को सबसे बड़ी आसानी ये हुई कि उन्हें पहले से वीडियोस को शूट करके अलग से एडिट करके प्लेटफॉर्म पर अपलोड नहीं करना पड़ता था। वो वीडियो को शूट करते या डायरेक्ट शूट करते टिकटॉक के प्लेटफॉर्म के ऊपर और वहीं पे वीडियोस को एडिट करते, डुएट्स बनाते, स्टिचेस बनाते, रीमिक्स बनाते और वहीं से उसको अपलोड कर देते। तीसरा बड़ा इफेक्ट जो हुआ वो जेन जी एंड मिलेनियल इफेक्ट हुआ। जेन जी एंड मिलेनियल्स के अंदर अटेंशन स्पैम बहुत तेजी से शिफ्ट हुआ और वो शॉर्ट वीडियोस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने लगे। जेन जी के अंदर शॉर्ट वीडियोस को देखने का रुझान ज्यादा पाया गया इंस्टेड ऑफ लॉन्ग फॉर्म वीडियोस। और टिकटॉक सबसे पहला प्लेटफॉर्म था जिसने इस दुनिया के अंदर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को इंट्रोड्यूस करवाया। इसके साथ ही साथ दे वर स्पेंडिंग अ मैसिव मनी ऑन एड्स। टिकटॉक ने अराउंड 2020 $1 बिलियन प्लस एड्स पर स्पेंड किए टिकटॉक की मार्केटिंग के लिए। सो दीज वर द इफेक्ट्स कि टिकटॉक बहुत तेजी से अदर प्लेटफॉर्म्स को compete करता हुआ उनको बीट करने लगा। सो जब हम बात कर रहे हैं कि टिकटॉक ने दूसरे प्लेटफॉर्म्स को बीट कैसे किया तो वी कैन नॉट फॉरगेट कोविड भी एक बहुत बड़ी रीजन बना टिकटॉक को वायरल करने की। नंबर 1, कोविड के अंदर लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, सो दे नीडेड मोर एप्लीकेशंस एंड गेम्स एंड प्लेटफॉर्म्स टू स्ट्रीम। और टिकटॉक बहुत ज्यादा एंगेजिंग प्लेटफॉर्म होने की वजह से अपनी जगह यूजर्स के अंदर बनाने लगा। दूसरी चीज, लॉकडाउन के अंदर कंटेंट क्रिएशन के अंदर बहुत बूम आया। ऑब्वियसली लोग अपने घरों में बैठे थे, दे नीडेड सम एक्टिविटी और कंटेंट क्रिएशन घर के अंदर रहते हुए उनकी एक बहुत बड़ी एक्टिविटी बनने लगी। और कंटेंट क्रिएशन की जब हम बात करेंगे तो जितने फीचर्स उस टाइम पे टिकटॉक कंटेंट क्रिएटर्स को प्रोवाइड कर रहा था दूसरे प्लेटफॉर्म्स अभी उसके अंदर बहुत पीछे थे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कोविड, एवरीवन नोज कि इंडिया और पाकिस्तान इन कंट्रीज के अंदर भी टिकटॉक उस टाइम पे बहुत ज्यादा वायरल प्लेटफॉर्म समझा जाता था। सो दिस इज द शॉर्ट हिस्ट्री कि टिकटॉक स्टार्ट कैसे हुआ और उसके यूजर्स 1 बिलियन प्लस क्रॉस कर गए। टिकटॉक के ऊपर बैन स्टार्ट कब से हुआ? इन 2020 प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले टिकटॉक के ऊपर बैन लगाया और सबसे बड़ी रीजन जो उस टाइम पे उन्होंने बताई वो ये थी कि इससे उनकी नेशनल सिक्योरिटी को कंसर्न है। लेकिन सिर्फ यूएसए ही नहीं, यूरोपियन कंट्रीज आल्सो बैंड टिकटॉक इन 2020। सो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन रेज होता है कि दुनिया के दूसरे मुल्क टिकटॉक को बैन क्यों करने लगे? उसकी सबसे पहली रीजन ये है कि 2017 के अंदर चाइना ने एक लॉ पास किया जिसके अंडर हर वो कंपनी जो चाइना के अंदर ऑपरेट करती है उसको अपना डाटा चाइनीज गवर्नमेंट के साथ शेयर करना होगा। सो देयर इज अनदर आर्गुमेंट कि अगर चाइना अपने कंट्री के अंदर दूसरी फॉरेन एप्स को यूज नहीं करने देता, लाइक फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप, यूट्यूब एटसेट्रा, इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म चाइनीज यूज नहीं करते, तो अदर यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज एक फॉरेन कंपनी को अपने मुल्क के अंदर ऑपरेट क्यों करने दें? बट व्हेन वी टॉक अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो कहानी थोड़ी डिफरेंट है। इससे भी कहीं ज्यादा गहराई के अंदर हमें समझना पड़ेगा कि यूएसए टिकटॉक को बार बार क्यों बैन करता है और वहां पे हमेशा ही ये डिबेट क्यों चलती रहती है कि टिकटॉक शुड बी बैंड, टिकटॉक शुड नॉट बी बैंड, हमें टिकटॉक को बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट वी टॉक अबाउट इन 2020 कि डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक को बैन क्यों किया था। उसकी जो सबसे पहली रीजन थी वो उनकी सिक्योरिटी कंसर्न था। यूएस गवर्नमेंट बिलीव करती थी क्योंकि ByteDance टिकटॉक ऑपरेट करता है तो ByteDance के पास अमेरिकन यूजर्स की लोकेशन, उनके डिवाइसेस, उनके बिहेवियर्स और उनके सारे का सारा एड्रेस उस कंपनी के पास जाता है और इस डेटे को ByteDance चाइनीज गवर्नमेंट को दे सकती है। और यूएस गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहती थी कि चाइनीज गवर्नमेंट के पास ये पावर चली जाए कि उनको अमेरिकन यूजर्स के बिहेवियर्स का पता हो और वो अपना कंटेंट अमेरिकन्स को दिखा के इन्फ्लुएंस कर सकें। ऑल्दो टिकटॉक
बहुत दफा डिनाई कर चुका है कि वो अपना डाटा कभी भी चाइनीज गवर्नमेंट को नहीं देता, बट स्टिल यूएस गवर्नमेंट इस चीज पे बिलीव करती है कि कहीं ना कहीं टिकटॉक का डाटा कंप्रोमाइज होता है और वो चाइनीज गवर्नमेंट को जाता है। दूसरी बड़ी रीजन यूएस और चाइना की टेक वॉर थी। 2020 के अंदर यूएसए ने चाइनीज कंपनी हवाई उसको मुकम्मल तौर पे बैन कर दिया जो सेल फोन्स और मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेस बनाती थी। US Federal Communications Commission has imposed a ban on import and sale of communication equipment from Chinese firms Huawei Technologies and ZTE. इसी तरह अमेरिका ने चाइना को सेमीकंडक्टर्स देना बंद कर दिए। सेमीकंडक्टर्स एक छोटी डिवाइसेस होती हैं जो दुनिया की हर इलेक्ट्रिक डिवाइस, सेल फोन, लैपटॉप्स, ड्रोन्स, कैमरास, हर एक डिवाइस के अंदर सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं। अमेरिका ने ये सेमीकंडक्टर्स चाइना को देना बंद कर दिया। The United States has announced further restrictions on the export of computer chip technology to China. और टिकटॉक उस टाइम पे बहुत फेमस हो रहा था, सो इस टेक वॉर के अंदर अमेरिका चाहता था कि टिकटॉक के इन्फ्लुएंस को वो बिल्कुल तौर पे अमेरिका से खत्म कर दे। टिकटॉक के बैन होने की एक सबसे बड़ी रीजन उस टाइम का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी था, क्योंकि यंग जनरेशन टिकटॉक को बहुत ज्यादा यूज कर रही थी और उस टाइम पे ट्रम्प का दौर खत्म हो रहा था और बहुत सारे लोग जो ट्रम्प को क्रिटिक करते थे, उस पर तनकीद करते थे, वो बहुत ज्यादा टिकटॉकर्स और यंग एज के लोग भी थे। और ऑफ कोर्स टिकटॉक पे तो वीडियोस बगैर फॉलोअर्स के भी वायरल जाती थी। तो जब लोग ट्रम्प को क्रिटिक करते या उस पर तनकीद करते या उस पर आर्गुमेंट्स बिल्ड करते, वो वीडियोस वायरल जाती। और देन द डिबेट स्टार्टेड कि टिकटॉक का एल्गोरिदम उस टाइम अमेरिकन लोगों की ओपिनियन को चेंज कर सकता है और इलेक्शन को हिट कर सकता है। सो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने यह फैसला किया कि टिकटॉक को मुकम्मल तौर पर यूएसए में बैन कर दिया जाए। सो इन 2020 डोनाल्ड ट्रम्प ने एक ऑर्डर साइन किया जिसके अकॉर्डिंगली टिकटॉक को बैन कर दिया जाएगा अनलेस वो किसी यूएस कंपनी के साथ डील करे और अपने कुछ शेयर्स उसे सेल कर दे। President Trump signing 2 executive orders last night banning U.S. transactions with Chinese tech firms Tencent and ByteDance. फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट एंड ओरेकल ट्राइड कि वो टिकटॉक को बाय कर लें, बट उनकी डील नहीं बन सकी और टिकटॉक रेजिस्ट करता रहा। बट इवेंचुअली टिकटॉक एग्री हो गया कि वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ और वॉलमार्ट के साथ डील करेगा। Now, this comes after Walmart confirmed yesterday that it's teaming up with Microsoft to bid for TikTok as the government forces a sale by TikTok's Chinese parent ByteDance. बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये डील कभी भी कंटिन्यू नहीं हो सकी और कोई भी यूएस कंपनी टिकटॉक को ByteDance से बाय नहीं कर सकी और ट्रम्प का दौर इसी तरह खत्म हो गया एंड देन केम जो बाइडन। Joe Biden has won the American presidential election. जो बाइडन ने आते ही टिकटॉक को रीइंस्टेट किया और उसके ऑपरेशंस को कंटिन्यू किया और सिर्फ इस इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रखना अलाउ किया कि क्या टिकटॉक अपना डाटा चाइनीज गवर्नमेंट को देती है या नहीं। मीनवाइल जब ये सारी डिबेट चलती रही, कोई बैन कर रहा था, कोई अनबैन कर रहा था, टिकटॉक वाज इंट्रोड्यूसिंग न्यू सिस्टम्स एंड न्यू फीचर्स। इन 2021 टिकटॉक ने टिकटॉक शॉप इंट्रोड्यूस करवाई। TikTok has launched a new feature that allows users to shop directly from its app. TikTok Shop has the potential to be competitive with sites like Amazon. टिकटॉक क्रिएटर फंड को इंट्रोड्यूस करवाया, टिकटॉक लाइव और गिफ्टिंग के फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाया और टिकटॉक एक फन प्लेटफॉर्म से निकल के एक मनी मेकिंग मशीन बन गया। जो क्रिएटर्स इस पे ऑलरेडी कंटेंट बना रहे थे, अब वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट ही नहीं बनाते थे बल्कि बहुत सारा पैसा भी बनाते थे। मीनवाइल फेसबुक और इंस्टाग्राम ने पैनिक में आके अपने रील्स के फीचर्स भी इंट्रोड्यूस करवाए, बट ऑब्वियसली टिकटॉक वाज ईयर्स अहेड ऑफ देम। बाय द ईयर ऑफ 2022 TikTok officially surpassed the average watch time of YouTube and Instagram. But only not just that, TikTok has also introduced ads platform. TikTok has announced a new product. It's called Pulse Premiere. What will it do? It will let advertisers place advertisements alongside content produced by premium publishers. और जैसे ही टिकटॉक ने अपना एड्स का प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया, Facebook started to lose billions of dollars in ads revenue. और मजे की बात यह है कि 2024 के आते आते टिकटॉक का एड्स का रेवेन्यू ट्विटर और स्नैपचैट कंबाइन से कहीं ज्यादा हो गया। We are estimating that this year TikTok will make $11.6 billion worldwide. To put that in context, that is more than Snapchat and Twitter combined. Meanwhile, governments of USA, यूरोप और अदर कंट्रीज जो डिबेट कर रही थी कि टिकटॉक को बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, टिकटॉक के नए फीचर्स और उसका रेवेन्यू और उसकी ऑडियंस इन सब को बीट करती जा रही थी और टोटली अनस्टॉपेबल हो चुकी हुई थी। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वन ट्राई ऑफ बाइडन। 19 जनवरी 2025 को अमेरिकन जब सुबह सोकर उठते हैं तो उनके सेल फोन्स के ऊपर जब वो टिकटॉक ऑन करते हैं तो एक लाइन लिखी हुई नजर आती है, सॉरी टिकटॉक इज नॉट अवेलेबल फॉर यू राइट नाउ। सो एक्चुअली व्हाट हैपेंड,
ट्रम्प के ओथ लेने से एक दिन पहले 19 जनवरी को यूएसए एक लॉ पास करता है जिसके अकॉर्डिंगली ऐसी कोई भी एप्लीकेशन या कंपनी जो चाइना के अंदर बेस करती है वो यूएसए के अंदर ऑपरेट नहीं कर सकती अनटिल और अनलेस कि उसके कुछ शेयर्स अमेरिकन कंपनीज बाय कर लें। लेकिन टिकटॉक सिर्फ 14 घंटे के लिए बंद रहा और ट्रम्प के आते ही उसने दोबारा से इसे रीइंस्टेट कर दिया। ट्रम्प ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जिसके अकॉर्डिंगली टिकटॉक को 75 डेज का डिले दे दिया गया जिसके अंदर वो निगोशिएट कर सकता है। सो राइट नाउ टिकटॉक इज नॉट बैंड बट टिकटॉक के पास सिर्फ और सिर्फ 75 डेज का टाइम है कि वो अमेरिकन कंपनीज के साथ निगोशिएट करे। अगर वो सेल नहीं करता तो टिकटॉक को बैन कर दिया जाएगा। सो ट्रम्प आज टिकटॉक को क्यों सपोर्ट कर रहा है जबकि 2020 के अंदर वो टिकटॉक का सबसे बड़ा मुखालिफ था। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि ये ट्रम्प के लिए एक एंटी बाइडन सेंटिमेंट है। टिकटॉक को बैन करने का ऑर्डर और उस पॉलिसी के ऊपर साइन क्योंकि जो बाइडन ने किए थे तो ट्रम्प उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखता है कि हर वो पॉलिसी जो बाइडन ने बनाई थी उसको वो अपोज करेगा। We're looking at TikTok. We may be banning TikTok. We may be doing some other things. There are a couple of options. एंड ही इज पोर्ट्रेइंग हिमसेल्फ कि जो बाइडन एक ऐसा आदमी था कि जिसने टिकटॉक को बैन किया और मैं टिकटॉक का बहुत बड़ा सेवियर हूँ। और उसको ऐसा करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? क्योंकि टिकटॉक का इन्फ्लुएंस यंगर ऑडियंस पे बहुत ज्यादा है और ट्रम्प का इस टाइम सबसे बड़ा मेजर चंक जो वोटर का है उसका वो यंगर ऑडियंस है। 2020 के अंदर ट्रम्प ने अंडर एस्टिमेट किया टिकटॉक की पावर को, लेकिन 2025 तक आते आते टिकटॉक की बहुत बड़ी यंगर ऑडियंस बन चुकी हुई है और ट्रम्प कभी भी नहीं चाहेगा कि उसको बैन करके उस यंग ऑडियंस का बैकलैश ले। यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखनी चाहिए, 2020 के अंदर टिकटॉक सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, लेकिन टिकटॉक शॉप को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद नाउ टिकटॉक इज कम्पीटिंग विद बिग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स लाइक ईबे, अमेजॉन, वॉलमार्ट एटसेट्रा। 2024 के अंदर टिकटॉक के ऊपर $17 बिलियन की सेल्स हुई हैं। सो ट्रम्प का नैरेटिव कि वो बिजनेसेस को सपोर्ट करेगा बिकॉज ही इज आल्सो अ बिजनेसमैन, तो उसका नैरेटिव इस चीज के साथ अलाइन करता है कि वो टिकटॉक शॉप को, ई कॉमर्स को और टिकटॉक के इन फीचर्स को कभी भी बैन ना होने दे। यहाँ पे हमें एक चीज याद रखनी चाहिए कि 2020 में जब टिकटॉक को बैन किया गया तो कोई भी कंपनी टिकटॉक के साथ डील करके उसके शेयर्स बाय नहीं कर सकी। सो टिकटॉक को बैन करने का उस टाइम पर भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो आज भी टिकटॉक को बैन करने का कोई बड़ा फायदा होने नहीं वाला। सो द बॉटम लाइन इज दैट कि टिकटॉक को बैन करना सिक्योरिटी पर्पस नहीं है बल्कि ये एक पॉलिटिकल स्टांस है। सो वी कैन से दैट ट्रम्प रिवर्सल ऑन टिकटॉक इज नॉट अबाउट सिक्योरिटी, इट्स अबाउट पॉलिटिक्स एंड बिजनेस। इन 2020 ट्रम्प के लिए टिकटॉक ओ गो टफ ऑन चाइना ये नैरेटिव था, लेकिन इन 2025 बिकॉज यंग ऑडियंस सारी टिकटॉक के ऊपर है, सो आई हैव टू टेक यंग ऑडियंस, आई हैव टू अंडरस्टैंड देयर सेंटिमेंट्स, सो आई कैन नॉट बैन टिकटॉक। सो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ टिकटॉक? अभी तक हम इस चीज को सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते कि टिकटॉक यूएसए के अंदर बैन होगा या नहीं होगा, बट वो अपनी लीगल बैटल्स को इस टाइम कोर्ट्स के अंदर प्ले कर रहा है। सो राइट नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि अगर टिकटॉक इन लीगल बैटल्स को जीत जाता है तो वो बैन नहीं होगा, लेकिन अगर वो इन बैटल्स को नहीं जीत सकता तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि टिकटॉक बैन हो जाए। लेकिन उसके बैन होने से पहले 2-3 चीजें हमें अंडरस्टैंड करना होगी। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि राइट नाउ टिकटॉक की ऑडियंस का टिकटॉक के साथ बहुत ही बड़ा सेंटिमेंट है। इस टाइम 170 मिलियन यूजर्स सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के अंदर टिकटॉक यूज करते हैं। सो अगर टिकटॉक को यूएस में बैन किया जाता है तो जो भी प्लेयर इस प्लेटफॉर्म को बैन करने के अंदर शामिल होगा उसको बहुत बड़ा बैकलैश आएगा जो कि ट्रम्प कभी भी नहीं चाहेगा। और दूसरी चीज ये कि अगर यूएसए टिकटॉक को बैन करता है तो व्हाट लेसन ही विल बी गिविंग टू द वर्ल्ड कि वो दुनिया की दूसरी फॉरेन कंपनीज जो अमेरिका के अंदर ऑपरेट करना चाहती हैं, अमेरिका उनके साथ किस तरह से ट्रीट करता है। सो अगर टिकटॉक को बैन किया जाता है तो पूरी दुनिया के लिए उसकी एक नेगेटिव साइड या एक नेगेटिव इमेज जाएगी। सो राइट नाउ वी कैन नॉट से दैट एग्जैक्टली कि टिकटॉक बैन होगा या नहीं होगा, बट एक चीज हम बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं कि जब तक ये पॉलिटिकल प्लेयर्स पावर के अंदर हैं, जो टिकटॉक से फायदा उठा रहा है, जिस चीज को टिकटॉक से फायदा हो रहा है, वो पॉलिटिकल प्लेयर कभी भी नहीं चाहेगा कि टिकटॉक बैन हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी पहले की तरह पसंद आई होगी और अगर आपने इसको पसंद किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।